अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरवाम के साथ मैं हूं ज़लयूबी। नाज़रीन, सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। सी पैक मनसूबा और हमारा टैक्स निज़ाम और हुकूमती तरजीहात क्या हैं। हर हुकूमत सी पैक का क्रेडिट लेना चाहती है। असल में सी पैक है क्या और हमारा मुस्तकबिल इससे वाबस्ता क्यों है? क्या चाइना भी ईस्ट कंपनी इंडिया की तरह पाकिस्तान पर भी कब्ज़ा कर सकता है? और इस मंसूबे से पाकिस्तान की आवाम कितना खुशहाल हो सकती हैं और रुकावट क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उमर ज़हीर मीर साहब, जिनके पास 5 डिग्रियां हैं चार्टर अकाउंटेंट की और मेंबर हैं ग्लोबल टैक्स फोरम के, चेयरमैन हैं ACCA, MNP और टैक्स कमेटी के। और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद आसम साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं और CA हैं। उमर ज़हीर मीर साहब, मैं आपसे इसका स्टार्ट लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये सी पैक जिसको हम सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, सी पैक है क्या? ये कोई कंस्ट्रक्शन रोड है, भला क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? और आज तक हम सी पैक का जहाँ रोना रो थे बाकी वो सी पैक उस शक्ल में, उस हालत में मौजूद है? अयूबी साहब, बहुत अच्छा आपका सवाल है। जैसे आपके प्रोग्राम बड़े पर्टिनेंट होते हैं, आज का भी है, आपको आपकी टीम को इसकी मुबारक। सी पैक के हवाले से जी हम स्टार्ट करते हैं, सी पैक है क्या और क्यों है, फिर हम बात करते हैं इसमें प्रोजेक्ट्स के हैं। सी पैक जी एब्रीवेशन है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की, चाइना पाकिस्तान मुआशी राहदारी। ये हिस्सा है एक बड़े प्रोजेक्ट का जिसका नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। और सी पैक उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है। BRI के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। BRI का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे पहले होती थी ना पुरानी शाहराए रेशम, उसके मुकाबले में एक नई शाहराए रेशम बनने जा रही है। ठीक है। जिससे सारी दुनिया की मईशतें आपस में ताल्लुक उस्तवार करेंगी। लेकिन सिर्फ ये नहीं है जी, इसकी असल हकीकत जो अगर हम समझ लें तो अपने मुल्क के लिए कई फ़ायदे ले सकते हैं, वो इससे कई गुना आगे है। वो क्या है? चाइना की जी मेन जो पोर्ट ओपनिंग है ना साउथ चाइना सी में, उसके इर्द गिर्द सारे अमरीकी इत्तेहादी ममालिक हैं, चाहे जापान है, चाहे फ़िलीपींस हैं, इंडिया है। 7 बंदरगाहें हैं जो अमरीकी इत्तेहादियों की हैं और उन्होंने एक तरह से उसको मुहासरे में लिया हुआ है। उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं यूरोपियन अमेरिकन, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, यानी हीरो की लड़ी, जिससे हमने इसको काबू कर लिया। यानी कल को अगर कोई भी सख्त हालात आते हैं तो वो चाइना की नाकाबंदी कर सकते हैं समंदर में, चाइना मूव नहीं कर सकेगा। अच्छा, जो ग्लोबल इस वक्त ऑर्डर चैलेंज हो रहा है ना, उसमें चाइना का दूसरा मेजर एलाई है रशिया। रशिया के पास भी वार्म वाटर पोर्ट कोई ऐसी नहीं जो टोटल ओपन हो। सी पैक इस हवाले से बहुत वाइटल है कि चाइना के साथ बाय लैंड कनेक्ट होता है और यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गवादर में आकर उसको एक मेजर सी ओपनिंग मिलती है और उसके अपने बेतहाशा बेनिफिट है। वाहिद इस इलाके की डीप सी पोर्ट है, यानी कि जहाज़ बिल्कुल बंदरगाह पे आके लग सकता है। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, पीछे रोक के कश्तियों में सामान लाना पड़ता है। यहाँ पे वो कॉस्ट बच जाती है, वक्त बच जाता है। दूसरा, यहाँ से ना गवादर से दुनिया के तकरीबन 40% तेल की तिजारत मूव होती है। जो यहाँ पर सही अंदाज में बैठ जाए ना, वो दुनिया की एनर्जी के गले पे अंगूठा रखता है। अच्छा, इसके ये जो स्ट्रेटेजिक रीज़न है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आम तौर पे हम सिर्फ वो बात करते हैं मुआशी प्रोजेक्ट्स की और वो कर्ज़ों की कि हम कर्ज़े के जाल में फंसे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं बन रही। हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ इतनी वाइटल है चाइना और रशिया दोनों के लिए कि अगर हम सही अंदाज में अपने कार्ड प्ले करें तो हम बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट्स क्या शामिल हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, रेल रोड लिंक प्रोजेक्ट हैं, एनर्जी के बेतहाशा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इसमें जो टर्म्स हमने नेगोशिएट की माजी में, वो शायद बहुत बेहतर हम कर सकते थे जो हमने नहीं की। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब हम कहाँ पर खड़े हैं और इसका मुस्तकबिल क्या है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने नाज़रीन को बताया, ये चाइना रशिया के लिए इतना अहम है। लेकिन जब हम 2 कश्तियों के सवार हैं और वो ऑब्जेक्टिव हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर अगले भी अपना इंटरेस्ट देखते हैं।
कि अगर हम आपके साथ चलना चाह रहे हैं, ये सारा काम करना चाह रहे हैं, आप हर दूसरे दिन उधर देख रहे होते हैं, हमारी सारी तफसील पकड़ के उन्हें पकड़ा देते हैं, आधे प्रोजेक्ट्स पे कहते हैं हमने आपके साथ करना नहीं, वहाँ से आपको लोन चाहिए, IMF कहता है इसको रोको तो फिर आपको लोन मिलेंगे। तो मतलब किसी एक कश्ती के सवार हो। उम्र में साहब जो भी हुकूमत आती है किराया लेना चाहती है इसका सी पैक का, लेकिन जब किसी वुज़रा से हम कुछ सवाल करते हैं सी पैक के हवाले से, उसको कुछ नहीं पता होता, इसकी हिस्ट्री का कुछ नहीं है पता, उसके मंसूबा का कुछ नहीं है पता। जब तक मेरे इल्म में है, जो मेरे ज़राए में है, जो चाइना की लेबर आती है वो भी उसको PhD सी पैक पे करवा के भेजते हैं। ये तज़ाद क्यों है जब पाकिस्तान इसके साथ इलाहाक है और वुज़रा को पता ही नहीं है सी पैक है क्या है? बहुत आपने ज़बरदस्त सवाल किया। उसकी वजह यही है जो मैंने पहले में आपको बताया ना कि ये एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। इकोनॉमिक बेनिफिट तो इसके एडिशनल बेनिफिट हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो मर्ज़ी इसका क्रेडिट ले लें, दर हकीकत ये रियासत चाइना और पाकिस्तान की रियासत के माबीन है। पाकिस्तान में जो एक सिस्टम है, अब इनके माबेन जब हुआ उसको कवर एक ज़रूर मिला, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तो हमारे सिविलियन इदारे कमज़ोर हैं, दूसरा कम्पिटेंस का इशू है। अगर आपने ऐसा बंदा मिनिस्टर बैठाया हुआ है जिसे अलिफ बे की कोको आती नहीं है, इकोनॉमी पे उसकी कोई ग्रिप है नहीं, जियो पॉलिटिक्स को वो समझता नहीं है, फिर आप एक खला पैदा कर रहे हैं। वो खला किसी ना किसी ने पुर करना है। आई थिंक कि आजकल के जो हालात है उसमें इतना जवाब काफ़ी समझे। सही कह रहे हैं आप उमर साहब। मैं आसम साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझ सी पैक का स्कोप क्या है और कौन से एरियाज़ हैं इसके अंदर? इसका बहुत वाइड स्कोप है। नॉर्मल परसेप्शन ये है कि ये कोई एक रोड है जिसके इर्द गिर्द, जो जनरल डिस्कशन में आता है, जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान को इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी कि एक कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो इट्स नॉट लाइक कि ये बस एक रोड बिल्डअप हो जानी है और इसमें पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हर एरिया के अंदर, यानी जो जितने प्रोविंस हैं सब के अंदर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बहुत वाइड स्कोप है। इवन जो सी पैक है वो इन इटसेल्फ बहुत वाइड स्कोप है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है कि इसको मैनेज किस तरह से पीछे किया गया है और अब आगे क्या प्लान्स हैं। जो मिनिस्ट्री इसको मैनेज कर रही है उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी कम्पिटेंसीज क्या है। सो अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कम्पिटेंसी मौजूद नहीं है हमारे यहाँ, और ना उसको इतना सीरियसली लिया गया। जस्ट टू शो इन द मीडिया, ओके ठीक है, बट एक्चुअली में वो कम्पिटेंसी मौजूद नहीं है। ठीक है, जिस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन आम तासर भी तो है ना आसम भाई, अब जो सी पैक का तो लोगों मेहर 90% लोग जानते हैं सी पैक, बस ये सुना है जिस तरह आप बता रहे हैं सड़कें हैं, और ये भी 90% तासर है लोगों में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पाकिस्तान भी, चाइना कब्जा कर लेगा, अपनी लेबर लाएगा, अपनी ज़मीनें खरीदेगा, अपने प्रोजेक्ट लगाएगा, और वो वक्त आएगा जिस तरह इंडिया पे कब्जा बरसगीर पे हुआ था, इस तरह पाकिस्तान। देखें, मैं इससे थोड़ा इख्तलाफ करूँगा। ऐसा नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिनेरियो है वो बाय फोर्स एक डोमिनेंस का था। यहाँ दो नेशंस आपस में स्ट्रेटजिकली अलाई कर रही हैं आपस में, ऐसा नहीं है। और एक $24 ट्रिलियन वाली इकॉनमी, $0.3 ट्रिलियन वाली इकॉनमी हमारी है, और उसमें वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कर रहे हैं, नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट आल्सो इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। चाइनीज सीखें आप, कोर्स करवाए, हुकूमत ने बड़ा शोर वावेला किया। जी बिल्कुल। लेकिन आज तक सी पैक पे पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई, असम्बली में कोई बहस नहीं हुई, लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई। इस तरह को किताबचा छपता उर्दू में, लोगों को समझ आती है आवाम को ये सी पैक है। देखिए, मैंने तो पहले आपको बताया ना कि इसके अंदर इसका विजडम क्या है, हमारे करना क्या चाहते हैं, हमारे एम्स क्या हैं, तो आवाम को कुछ समझ भी आती, लोगों को समझ भी आती। हमारे तो किसी वुज़रा को नहीं है पता, तो आम किस तरह पता होगा? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है, बिकॉज आई एम द पर्सन हु इज़ एंगेज एक्चुअली विद चाइनीज़, सो उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। देखिए, इसके अंदर वाकई में ऐसा ही पोटेंशियल मौजूद है जिस तरह आपने बयान किया है कि चाइनीज़ लैंग्वेज बेसिकली एक बैरियर तो है, बट दे आर लर्निंग उर्दू, दे आर लर्निंग इंग्लिश, बट वी आर नॉट लर्निंग चाइनीज़। ठीक है, जिसके लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए थी ग्रास रूट लेवल पे, सो दैट कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें जो टेक्निकल आगे लोग आ रहे हैं डेवलपमेंट में, जो बच्चे इस फील्ड में आते हैं उनको उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स हों। ठीक है, इवन के वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर भी उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है, हमारी नहीं है। वेरी रिसेंटली उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के नाम के लिए एक प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से इस तरह की कोई तैयारी नहीं है जिसके अंदर से हम इसके अंदर से बेनिफिट डिराइव कर सकें। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो भी उनकी अपनी है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, आइदर इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट बेयरिंग लोन, लेकिन सारा पैसा उन्हीं का इन्वेस्ट हुआ है।
इसके बावजूद आप ये देखिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मांग रहे आपसे, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। ठीक है, पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, नो डाउट, बट देयर एम्स आर डिफरेंट। वो एक ब्रॉडर स्कोप में देख रहे हैं इसको। आसम साहब, इसी सी पैक के तनाजर में कोई चाइना से कोई इंडस्ट्री इसमें शिफ्ट होगी? डेफिनेटली अगर होगी, नहीं हो तो रही लेकिन है। दूसरा ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की जो तैयारी की जा रही है, फिर इसलिए ये किस लिए? इससे पहले भी इंडस्ट्री तो मौजूद है। देखिए 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बने हैं, SEZs बने हैं, इसकी रीज़न है, देखिए वो एक डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। वो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और उनको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया जाता है। अब जब इंडस्ट्री रिलोकेट हो रही है, उसकी डिफरेंट रीजंस भी हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़, मैं छोटी सी एक रीज़न उसमें ये भी बता दूँ कि जैसे एंटी डंपिंग होती है। अभी वेरी रिसेंटली एक मैन्युफैक्चरर, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में रिलोकेट हुआ है, और वो जाहिर सी बात है एंटी डंपिंग को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू टारगेट दिस मार्केट, दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट भी उनकी है, प्रोडक्ट्स भी वही बना रहे हैं, हमारे लोगों में सेल कर रहे हैं। सो इसको किसी मैलाफाइड इंटेंशन से नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे रूल करने आ रहे हैं या इस तरह है। बेसिकली इट्स अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ मार्केट्स को आपस में कनेक्ट करेगा, और उसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल छुपा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू विजुलाइज दैट पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा आसम साहब, आपने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा, पाकिस्तान पे सी पैक मनसूबे के तहत पाकिस्तान पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वाकई कब्ज़ा पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया जाएगा, दूसरा जो ये चाइना इस पे सी पैक पे पैसा लगा रहा है, ये कर्ज़ों की सूरत में लगा रहा है या इन्वेस्टमेंट की सूरत में लगा रहा है, फिर वो उसका जो पैसा लग रहा है वो किस बिना पे लग रहा है? लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, देखिए इसमें दोनों सूरतें हैं। मैं तो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीज़ें जो मैंने देखी हैं, इन दी फॉर्म ऑफ FDI भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इन दी फॉर्म ऑफ लोन्स भी हैं। लोन्स में भी इंटरेस्ट फ्री भी है, सब्सिडाइज भी है, और इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स भी हैं। ठीक है। बट द थिंग इज़ के लोन तो आप IMF से भी ले रहे हैं, क्या वो इतना यूटिलाइज कर रहे हैं आप उसको इंडस्ट्री में? लेकिन ये जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग है, इसका फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगता है। फॉर एग्जांपल बिक्की है, बल्लू की है, वली बहादुर शाह है, जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं हमारे यहाँ, तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हम ड्राइव कर रहे हैं ना उनसे। इसके कंपैरिजन में जो हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, जिसका हमें आइडिया नहीं है कि वो उसकी यूटिलाइजेशन कैसे है। एटलीस्ट इस केस में हमें ये तो आइडिया है कि ये जो फंडेड प्रोजेक्ट, ये जो फंडेड फैसिलिटी आ रही है, इसकी यूटिलाइजेशन किस जगह हो रही है पाकिस्तान में? आया के थर ब्लॉक में हो रही है, कि आया के किसी KPK के किसी प्रोजेक्ट में हो रही है, धासू पे हो रही है, या कहाँ पे हो रही है? तो इसमें बेनिफिट मेरे हिसाब से ये है कि बेशक ये इंटरेस्ट बेयरिंग है, बट उसको लेके आपके अपने मुल्क में अंदर एक प्रोजेक्ट लग रहा है जो कि फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, और उस इकोनॉमिक बेनिफिट को लेके अगर आप कुछ पैसा ड्राइव करके पे बैक कर देते हैं तो क्या मज़ाइका है इसमें? इसके बरक्स जबकि मैंने आपको बताया कि IMF बेस्ड जो फंडिंग है उसमें इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो कर्जा दे रहा है वो प्रोजेक्ट बेस्ड दे रहा है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल प्रोजेक्ट बेस्ड। देखें आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जी इन्वेस्टमेंट देखें, इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत है, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, और मैंने जितने प्रोजेक्ट्स देखे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, वो सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाइना की कौम, चाइना के बंदे, चाइना की इंडस्ट्री आ सकती है इस प्रोजेक्ट में, बिल्कुल आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आ सकती है, दे आर रीलोकेटिंग देयर इंडस्ट्रीज, उनको भी इसमें बेनिफिट है। लेबर इज़ चीप, वहाँ की निस्बत यहाँ लेबर चीप, और एक्सेस टू मार्केट ईजी है। मैं आसम साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। उमर ज़हीर मीर साहब, जो मेरे इलम में है, मैंने एक दफ़ा, मुझे जहाँ तक थोड़ा सा इलम है, $26 बिलियन जो चाइना से कर्ज लिया गया 5 साल में, जो बकाया देना है उसका जितना इंटरेस्ट है, वो जो ये मेट्रो बसों में या दूसरों में प्रोजेक्ट में वो पैसे लगा दिए गए, जो मेरे लम में है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जिसका सूद भी हुकूमत अदा पे कर रही है। आप क्या समझते हो, वाकई ये जो कर्जे उसने चाइना ने दिए थे पाकिस्तान को, वो उस जगह पर खर्च हुए हैं जिसके लिए उन्होंने दिए थे? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आप याद करें 2013 से 18 में हुकूमत इसको इन्वेस्टमेंट कहा करती थी। जी जी, ठीक है। ये तो पता ही नहीं था कि कर्जे हैं। जी। ये तो 18 के बाद, अब हमको धोखा दिया गया था इन्वेस्टमेंट की सूरत में। 18 के बाद जब चीज़ें, अच्छा उसने एक बड़ा बैड ब्लड क्रिएट किया।
वेस्टर्न इंटरेस्ट को मौका मिल गया ये पोर्ट्रे करने के लिए, जो आपने लफ्ज़ यूज़ किए हैं कि ये दर हकीकत फजिंग थी या आवाम को डिसीव किया गया। जी जी। अच्छा, जब ये चीज़ें रिवील हुई तो पता लगा कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट लेवल पे तो हार्डली है नहीं है, सारे मेजॉरिटी सब्सिडाइज लोन थे बट ओवरऑल इंटरेस्ट पेयरिंग लोन्स थे। यूरोप का क्राइटेरिया आया था कि इनका जो सब्सिडाइज लोन है वो रेट भी हमारे रेट से बहुत ज़्यादा है। नो डाउट प्रोजेक्ट बेस्ड मोस्टली फाइनेंसिंग थी, बट इसमें हम एक चीज़ भूल जाते हैं, जहाँ से मैंने शुरू किया, दिस इज़ नॉट अ मेयर इकनॉमिक प्रोजेक्ट, दिस इज़ अ जियो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। मैं एक मिसाल दे के समझाता हूँ आगे वजाहत से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सऊदीया ने जब पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को फंड किया था ना, तो वो लोन्स थे, ठीक है, लेकिन वो लोन्स हमने कभी पे नहीं किए थे और इवेंचुअली वो सारे राइट ऑफ हो गए थे। उस वक्त क्यों वो लोन थे कि जो सिंगुलर सुपर पावर थी उसका प्रेशर था, वो ये नहीं कह सकते थे हम एड दे रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आज की मॉडर्न इकोनॉमी को आप जियोपॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। अभी यूक्रेन में वॉर हो रही है, 46 बिलियन की एड और आर्म्स जा चुका है, मेजर इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन है। उसके नतीजे में रशिया ने जो अपने अलाइज को या उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है 30, 40, 50% पे ऑयल्स का डिस्काउंट दिया है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जब हमने एक बैकग्राउंड सेट कर ली यहाँ पर जी, अगर तो हम उसी सही अंदाज में चलते रहते या अगर अब भी हम चल लें, कहते हैं अपना किबला दुरुस्त कर लें, डिसाइड कर लें, दो कश्तियों का सवार कभी मंजिल पे नहीं जाता। जब हम अगर डिसाइड कर लें तो ये कोई इतना मसला नहीं है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी के लिए चंद बिलियन डॉलर जो कि उसको जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत दे रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट नो डाउट बढ़ी है, लेकिन आप याद रखें चाइना की मार्केट हमारी मार्केट से 6-7 गुना बढ़ी है, ज़्यादा भी है, 6-7 से भी ज़्यादा है। ये सिर्फ चाइना है, जी जी, ये सिर्फ चाइना है। चाइना इज़ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरर एंड बैकयार्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन उनकी मार्केट है। वो नहीं कोई मर रहे कि आपकी मार्केट मिल जाएगी, कोई आप पे कब्जा करना है, कोई बेच के खाना है। उनके मुफाद कुछ और थे आपके साथ। अब आ जाएं अगली चीज़ पे, ये जो हमने प्रोजेक्ट्स चलाए हैं उनके वो मुफाद इस हद तक हमारे में इन्वेस्टेड थे कि हमने कोई विद ऑल ड्यू रिगार्ड डफर तरीन प्रोजेक्ट दिया है ना कि ऑरेंज लाइन मेट्रो हमने करनी है, बाकी अपनी चीज़ें छोड़ के सैकड़ों बिलियन रुपए का मंसूबा जिसको कौन इस्तेमाल कर रहा है और अब भी हाई सब्सिडी देनी है और उसकी रिटर्न की कोई नज़र नहीं आ रही, उन्होंने उस पर भी ना नहीं कहा। ठीक है, स्टेट लेवल से आए पैसा, क्यों नहीं ना कहा? दे वॉन्टेड यू इन देयर कैंप, दे वॉन्टेड यू टू गो विद देम। उनका विजन क्या है? आपको उठा के खड़ा करना है। मुझे एक जुमला याद आ रहा है जो 2018 या 19 की डिफेंस कॉन्फ्रेंस में एक चाइनीज़ ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था। एक अमेरिकन ने उनसे शिकवा किया था कि आप जो पाकिस्तान कह रहे हैं ना, वही जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं टेररिज्म वगैरह। उन्होंने कहा था वेल ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट लाइक इसराइल इज़ टू यू, पाकिस्तान इज़ टू अस। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है इसराइल तो खड़ा होता है यूएस के साथ, सही है, हम मौके आने पे राइट लेफ्ट हो जाते हैं। फिर जब आप ये करते हैं तो कोई बेवकूफ़ नहीं, एंड चाइनाज आर अ वेरी श्रूड बिजनेस नेशन, कोई शक नहीं है, बहुत समझदार चाइना ने बिजनेसमैन हमेशा है, पाकिस्तान का साथ दिया है, हमेशा दिया। और ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनकी यूटिलाइजेशन हमारे पे है ना। बहुत से अगर इलाके हम ऐसे हैं कोई जो इस फतेह तरह करके के पाकिस्तान के project हवाले कर रहे किए हैं, उसने, बहुत से ऐसे इलाके भी हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हम अगर इस तरह के कर रहे हैं जिसकी कोई रिटर्न नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हुई, 2018 से पहले कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगा था? हम ही इंटरेस्टेड नहीं थे। हम कहते थे ये रोड बना दो, हम कहते थे ये मेट्रो बना दो ताकि हमारा इलेक्शन जीत जाए या हम ये कर लें। हमें तो ये करना चाहिए था। चाइना ने अपनी लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये अभी लास्ट शी जिनपिंग से पिछली वाली, उसमें ये अनाउंस किया था कि हम अपना मेजर शिफ्ट करने लगे हैं फ्रॉम दिस ऑर्डिनरी मैन्युफैक्चरिंग, हम हाई टेक में जाने लगे हैं। ये वही पाथ है जो अमेरिका ने भी फॉलो किया और जापान ने भी फॉलो किया। अब जब वो जाने लगे हैं तो उन्होंने ये सारी मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं आउटसोर्स करनी है। उनके लिए सबसे आइडियल पाकिस्तान है, राइट नेक्स्ट डोर बैठा हुआ है, और उसमें उनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी खड़े होते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल होकर खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा तो इंडिया के आगे भी खड़ा होगा।
पाकिस्तान का इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, उसके चाइना का जियोपॉलिटिकल विजन के खिलाफ है, चाइना के है। अच्छा, अब हम जब जो भी हमने किया है और जिन्होंने भी किया है, उसके बाद चाइना अब अफ्रीकन मार्केट्स पे फोकस कर रहा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पे शिफ्ट कर दो। अगर ये इसके सात समंदर पार वो शिफ्ट कर सकते हैं, हम तो राइट नेक्स्ट डोर है। चाइना में उन्होंने कंपनी अपनी जो जिन्होंने करप्शन की थी पाकिस्तान में, वो उन कंपनी उन्होंने पकड़ी, पाकिस्तान ने तो खुली छूट दी हुई थी और पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे उसमें। देखें, चाइना इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। चाइना का ओवरराइडिंग जो कॉन्सर्न प्रिंसिपल है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हमारा ओवरराइडिंग कॉन्सर्न इकोनॉमिक है, उनका जियोपॉलिटिकल है। आपने इसका रीज़न पूछा, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका मेजर रीज़न ये है कि दो कश्तियों में आप सवार नहीं हो सकते। अब जहाँ पे आ गया है, चाइना ने एज़ पर माई नॉलेज बड़ा क्लियरली जो हमारे रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं उनसे कहा है आप चुन लीजिए, ठीक है। और अगर आप इस तरह चलेंगे तो फिर आप हमसे उस तरह की कॉपरेशन एक्सपेक्ट ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा उमर साहब, ये इत्तेहादी हुकूमत आपके सामने 6 माह 7 माह से जब से आए हैं, एक ही आवाज़ है, सी पैक इमरान खान साहब ने बंद करवा दिया, कप्तान साहब ने बंद करवाया, हुकूमत ने मनसूबे को पीछे गए धकेल दिया, चाइना से हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा था? मैं समझता हूँ कि सच ना हमेशा दरमियान में होता है, जो सियासी नारेबाजी होती है। ये ज़रूर हकीकत है कि जितना शोर मचा था इन्वेस्टमेंट है, तो अगली हुकूमत को जब आके बिल मिला के इतना इंटरेस्ट पे करना है तो उनको तो शौक लगा, ये तो सारी इन्वेस्टमेंट थी। उन्होंने उसको चेक ज़रूर किया लेकिन रोल बैक नहीं हुआ था। उसका जो स्लो डाउन होना था स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स पे, वो उन क्वार्टर्स की तरफ से था जिनके हाथ में ताकत थी। और उन्होंने किसके कहने पे किया? उन्होंने उस मुल्क के कहने पे किया जिसके एम्बेसडर ने बड़ा क्लियरली कहा था कि हम ये इंश्योर करेंगे कि सीपैक रियलिटी ना बने। अगर आप बनाएंगे तो यू विल बी अगेंस्ट अस। हम प्रेशर नहीं ले सके। और ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, ये किसी सियासी लीडर का फैसला नहीं होता। ये किसी सियासी लीडर का फैसला नहीं होता ये ठीक, मैं समझ गया। अच्छा, दूसरा ये में पाकिस्तान में सी पैक पे कोई ऐसा कोई महकमा जिसने हुकूमत ने जिसको दिया हो सी पैक को, या चाइना का कोई ऐसा महकमा या कोई सेक्टर ऐसा जो उसको सी पैक को जी मौजूद है स्ट्रक्चर, या शख्सी तौर पर जो ज़ुबानी कलामी मनसूबा चल रहे हैं? पाकिस्तान में जी दो आपकी मिनिस्ट्रीज़ इसको ओवरसी करती हैं। एक आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दूसरा आपकी प्लानिंग की है, ठीक है। पूरा एक कंसोर्शियम, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जॉइंट मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें चाइना के भी हुकूमत के लोग बैठते हैं, हमारे भी बैठते हैं, ठीक है। उसमें प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट अप्रूव होता है और जो इश्यूज़ आ रही हों, प्रॉब्लम आ रहे हों, सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ रहे हों, वो सारे डिस्कस होते हैं, ठीक है। अच्छा, चाइना को 2 चीज़ें चाहिए जो हम अब नहीं दे पा रहे। एक, जो अल्लाह ताला कहता है ना कि आपने एक जगह पे रहना है, ठीक है, या जो इंसान की ज़िंदगी में भी है कि अगर आपकी डिवाइडेड लॉयल्टीज़ हों तो आप कहीं नहीं पहुंचते, ठीक है। दूसरा, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है ना, मिसाल के तौर पे चाइना की सिक्योरिटी के लिए हमने पूरी एक ब्रिगेड रेस की थी और उसके पैसे भी हमने लिए थे कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद चाइनीज़ की जो यहाँ पे हलाकतें हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई, जिन ममालिक का सामने आया, हमने इनकार कर दिया। हम इनके तो नाम भी नहीं ले सकते। अच्छा देखें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी सिक्योरिटी पहला कॉन्सर्न होता है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, फिर आपकी आ जाती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मुझे बताएं ना, अप्रैल से लेकर आज नवंबर आ गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, कोई शक नहीं ऐसी। इनके बकौल इमरान खान ने रोका था सीपैक, तो आपने आते ही चाबी दे के क्यों नहीं स्टार्ट किया? ठीक है, अभी भी 7 महीने बाद वज़ीर आज़म दौरा करके आया है, तो क्या कह रहे हैं वो? जी हमारा ML1 रेलवे दोबारा होगा। ML1 तो ऑलरेडी अप्रूव प्रोजेक्ट्स है, ये तो आप मंतकी मुगालता दे रहे हैं। असल बात वही है कि दे आर एब्सोल्युटली क्लियर, आपको सारे मुआशी फ़ायदे मिलेंगे अगर आप ये तय कर लें कि आपने कहाँ पे जाना है। मुल्क में अमन लाएं, सियासी इस्तेहकाम लाएं और अपनी जियो पॉलिटिकल डायरेक्शन डिसाइड कर लें। क्या आपने वहाँ पे खड़ा होना है जिसका इंटरेस्ट है कि आप इकोनॉमिकली वीक हो, या वहाँ पे खड़ा होना है जो चाहते हो आप मजबूत हो, पावर है उसके इंटरेस्ट में आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आसम साहब, ये सी पैक की जो टोटल मुद्दत है वो कितनी है? इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है या होगी? जो अभी तो लोनिंग का है ना, डॉक्यूमेंटेड मुद्दत है वो तो 15 ईयर्स टू 20 ईयर्स का स्पैन है, यानी कि 20 साल इसमें लग सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें जो कितने साल हो चुके हैं वैसे अभी तक?
देखिए 2013 से आप अभी तक देख लें 2013 में एमओयू साइन हुआ था 9 साल और उससे भी पीछे देखें 10 साल तो वर्किंग होती रही है, बस बातें होती रही हैं। 13 में एमओयू साइन हुआ था ना, उससे ऑनवर्ड तो अब ये देख लें 9 साल तो ऑलरेडी गुजर गए। 11 साल अभी हैं। 11 साल एग्जैक्टली, बट इफेक्टिवली 6-7 साल और यानी कि 2030 this तक can be उम्मीद कर extended. सकते हैं 2030 तक सी पैक मुकम्मल हो एग्जैक्टली जाएगा। वो एक फोरकास्टेड होती है कि जी 15 ईयर्स में हम लोग ये डेवलपमेंट करेंगे और 46 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। देखिए 46 अरब डॉलर, जी 46 बिलियन डॉलर, 46 बिलियन डॉलर। जी। देखिए बात दरअसल ये है कि ये मंसूबा भी जिस तरह अपने मेट्रो बस का बनाया था वो 15 बिलियन डॉलर से शुरू होके वो कहाँ तक पहुँचा था? देखिए मैं ये समझता हूँ कि लैकनेस उनकी साइड से नहीं है, लैकनेस हमारी साइड से है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैश जनरेटिंग एसेट कैसे जनरेट करना है इससे, ठीक है। अगर हम इस काबिल नहीं हो सके कि कैश जनरेटिंग एसेट इससे जनरेट कर सकें और टोल प्लाज़ों के ऊपर या जो मेट्रो ऑरेंज है उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं और मनी वेस्ट कर रहे हैं, जी जी। तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट तो फ्यूचर में कभी भी नेशन को ऊपर लेके नहीं जाएगा। अच्छा आसम साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले आप तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। आपने जिस एनर्जी का आपने भी हवाला दिया था, सी पैक का मनसूबा है, उमर साहब ने भी, सी पैक में जो एनर्जी का मनसूबा है वो कोयले से है, जहाँ तक मेरे इल्म में है। कोयला जो इतना खतरनाक और मोहलक अमराज था जिसको दुनिया ने इसको टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है, लेकिन हमारे मुआहदे चीन के साथ कोयले के ज़रिए एनर्जी पैदा करने के हुए हैं, वो क्या है उस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन ब्रेक से बाद। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आसम साहब, देखिए मैं इस पे ना पॉजिटिव स्टांस लूँगा। पॉजिटिव स्टांस इस तरह से कि अगर मैंने कहीं से स्टार्ट करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल क्या है, द बेस्ट रिसोर्स विच आई हैव इन माय कंट्री, जिसको मैं यूटिलाइज़ करके। देखिए जब 2013 में एमओयू साइन हुआ था तो हम वो उस वक्त उस पीरियड में टेन्योर में थे जब एनर्जी क्राइसिस अपनी पीक पे था। सो हम लोग तो एक तरफ तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट करने की, दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस ने हमें निचोड़ के रख दिया बिल्कुल। सो फिल फॉर जो सोल्यूशन अवेलेबल था वो ये था कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए जाएं, बिकॉज हमारे पास अवेलेबल हुई थी। ऐसा नहीं है कि हमने एनवायरनमेंट की तरफ से आंखें बिल्कुल बंद की, ऑब्वियसली बहुत से इनिशिएटिव लिए गए टू प्योरीफाई द एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है, बट द वेरी इमीडिएट थिंग अवेलेबल वो कोल थी। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हमने शिफ्टिंग की है। जस्ट आप ये देखिए कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो थोड़ा सा थमा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बट ये कुछ उसमें बनिस्बत पिछले डेकेड के अब कुछ फ़र्क आया है और हम लोग अब अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जिसका पाकिस्तान ने अभी खमियाजा भुगता है, 3 करोड़ 30 लाख लोग उसके नज़र हो गए। तो अगर ये कोयला जो दुनिया ने बंद कर दिया, वो तरक्की याफ्ता ममालिक थे ना, उन्हें तजुर्बात करके इससे कोयला, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान में बहुत है, उसका अगर पाकिस्तान बेचना भी चाहे तो प्रोजेक्ट, बहुत से प्रोजेक्ट लग सकते हैं, कोयला इस पाकिस्तान के पास अपना है। लेकिन ऐसे हालात में किस तरह उसको हम प्रोजेक्ट को चला पाएंगे? आपको लगता है ये मुकम्मल हो पाएगा? देखिए कोल बेस्ड ऑब्वियसली अगर आप थर रोल पैक करना पड़ेगा, अगर आप थर का कोल यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो हमारा अपना कोल है, बट दैट इज़ नॉट इवन प्योरीफाइड। उसके लिए भी सेपरेटली रिसर्च होनी चाहिए थी, उसके अंदर से हीट इमल्शन जो है वो उसको प्योरीफाई किया जा सकता था, उसको इम्प्रूव किया जा सकता। अगर आप रशिया के कंपैरिजन में कोल देख लें तो आपको पता चलेगा कि उनका कोल जो 50 mm साइज़ का कोल है उसकी जो हीट इमल्शन है वो बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत बेहतर है बनस्बत हमारे जो कोल है। हमारा कोल ज़्यादा हज़ार्डियस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बजाय कि हम लोग जो इम्पोर्टेड कोल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा आसम साहब, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाता है, सवाल मेरे पीछे रह जाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल है जो बहुत ही सी पैक का अहम हिस्सा है और मौजूदा हालात में ये और भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जी, कनेक्टिविटी का असल रूट क्या है? देखिए फाइबर ऑप्टिक समझ लेंगे इस पूरे इसकी जान है किस्म की, क्योंकि कनेक्टिविटी टेलीकॉम सेक्टर में आपको हेल्प आउट करेगा। इतने दो तीन रीजन्स को कनेक्ट करना है, सो वो इस पूरे इसकी मंसूबे की समझ ले जान है। ठीक है, आपने 5G टेक्नोलॉजी लेनी है, बट अगेन द क्वेश्चन इज़ कि क्या हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं। उसका जहाँ तक आपने जो रूट पूछा आई विल बी स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन। रूट तो देखिए गिलगित है, गिलगित के बाद ऊपर से मानसहरा, इस्लामाबाद और ये रावलपिंडी, ये पूरा जो है ना वो ये बनता है ये सारा एरिया। लेकिन ये जो फाइबर ऑप्टिक वाला जो प्लान है ये
भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास टेक्निकलिटीज expertise मौजूद नहीं नहीं है। है। एग्जैक्टली हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, वो जिद्दत नहीं है, वो लोग नहीं है। वो लोग नहीं है ना, हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे उस तरह से काम कर रहे हैं। We are वो not चीज़ें तो investing in उधर से capacity आ अभी सकती 4G पे हम काबू नहीं फिर पा क्यों सके नहीं तो हो 5G। जी जी। एग्जैक्टली देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर अब जब आप काम ही नहीं करेंगे, लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, अगले 5 साल भी यही हालात रहेंगे। सो वी हैव बीन डिस्कसिंग इन आवर प्रीवियस प्रोग्राम्स एज वेल। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि ये वाकई सारे सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से आज तक ये सारे मुल्क में हमारे ये सारे मामला ही चल आई रहे एम हैं, डैम श्योर कोई अबाउट फैसला नहीं कर पाते। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ही है, ऐसा ही है। अगर इस मंसूबे में पाकिस्तान के पास कोई महारत नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर इसमें जो पाकिस्तान शामिल है, फिर इसका मुस्तकबिल किस तरह रोशन है? इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देख लें, उसके हिसाब से ही ना, जैसा कि उमर साहब ने डिफाइन किया कि उनके पास और ऑप्शन नहीं है। दे हैव दिस ऑल्टरनेटिव ऑप्शन कि जिसके जरिए ऑप्शन ये है, ये नज़दीक दी है बेस्ट उसके लिए। ऑप्शन है। ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड इंडिया के साथ तो उनकी वैसे ही थोड़ी तो उमर साहब फ्रिक्शन ने में हमें है। बताया ना, वो तो इसको पाकिस्तान को स्टैंड करना चाहता है, और जिससे पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा है वहाँ पाकिस्तान को स्टैंड नहीं करता। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी आर स्टक अप इन मिडल ऑफ समथिंग। हम लोग इधर वाले पड़ोसी के साथ भी हैं, हम लोग इधर वाले पड़ोसी के साथ भी फैसला हैं, नहीं कर पाते। नोइंग दैट कि ये पड़ोसी जो है ये बाय फोर्स हमें डिराइव करता है, और ये पड़ोसी जो है ये हमें को काफ़ी मैं कुछ दोबारा सिखा के भी जा सकता दोबारा है। आसम साहब आपकी तरफ। अच्छा, इससे उमर साहब, हमारा टैक्स निज़ाम कितना है इससे रिलेटेड सी पैक से? पाकिस्तान एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, ठीक है। चाइना की जितनी लो टेक मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएगी, तो पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल हब भी बन जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे हमने JF-17 थंडर, न्यूक्लियर सबमरीन और प्रोजेक्ट्स में किए, उनके आने से हमारी ज़राअत की आउटपुट भी बहुत बढ़ जाएगी। जो हम एक इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का ख्वाब देखते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ, वो हासिल हो जाएगा अगर हम ये कर लें। और अगर ये सब हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे टैक्स का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, फिर ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। फिर क्या आपके इशू होंगे, ग्लोबल ट्रांसफ़र प्राइसिंग के इशू होंगे, मुल्कों से आ रहा है दूसरे मुल्कों की डोमेन में है, डिफरेंट टैक्स ट्रीटीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी, टैक्स बेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब इस लेवल पे बिज़नेस हो रहा होगा, वो विदाउट रजिस्टर कोई करियाने की दुकान तो नहीं है जो चलाएगा मुल्क के लिए, उसमें टैक्स के निज़ाम में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। हैविंग सेड दैट, एक चीज़ मैं एडिशनल ऐड करना चाहूँगा। मैं आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा था और ज़्यादातर चीज़ों पे हमारा नुक्ता नज़र सेम है, लेकिन ये जो आपने इन्वायरमेंट के हवाले से कहा, मैं थोड़ा मुख्तलिफ राय रखता हूँ। देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ज़्यादती हुई। अब साहिवाल हमारी ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है, ज़राअत का भी है, मवेशियों का भी है। साहिवाल की भैंसों की दूध प्रोडक्शन सारी दुनिया में मशहूर है। हमने वहाँ जाके कोयले का प्लांट लगाया है माशाल्लाह से, ठीक है। और ऑल द वे वो कराची से हम कोयला लेके चलते हैं या थर से बाय ट्रेन, हम उसको वो साहिवाल सारा को रास्ता खाली पड़ा है, और साथ हमने अपनी वो ज़रई ज़मीनें भी बंजर की हैं जी। वहाँ पे जो पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट है वो और है। अच्छा, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ यूबी साहब कि जो आपकी स्ट्रेंथ हो, रिसोर्स हो, आपको देखनी पड़ती है, लेकिन ये नुक्ता नज़र गलत है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ कोयला ऑप्शन थी। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड, नॉर्दर्न एरियाज़ में वाटर और विंड एनर्जी, आप चले जाएं स्कैंडिनेवियन, सारा 40% उनका एनर्जी मिक्स उस पर शिफ्ट हो गया। हम भी, हमारे एंड से गलती है ये मैं मानता हूँ, हमारी हुकूमत अगर थोड़ा फोकस करती, जो भी उनकी कंसिडरेशन थी प्रॉपर स्टडी करती, तो हम ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी मंसूबे लगाकर भी अपने एनर्जी क्राइसिस को कम कर सकते थे। लेकिन अगेन दूसरे तो हमें गले से लगाना चाह रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स हमने प्रपोज करने थे। सीपैक का तरीका का ये है कि हम प्रोजेक्ट प्रपोज करते हैं कि ये हमारी नीड है। वो तो इस हद तक है, जब ये मैंने आपको मिसाल दी है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब ये हमारी लाहौर की मेट्रो का प्रोजेक्ट गया था ना, तो मेरी इतलात के मुताबिक चाइनीज़ ने कहा था आप सोच लें, अभी आपके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं और यहाँ कोई आपकी रिटर्न नहीं है, हाउ वुड यू रीकूप? सिर्फ इलेक्शन को दिखाने के लिए, सिर्फ इलेक्शन विन करने के लिए। लेकिन जब यहाँ से इंसिस्टेंस हुई, नहीं जी आप कर लें, शहबाज स्पीड ये वो वगैरह, अगलों ने तो कर दिया।
अब हम उसमें उन्हें कैसे ब्लेम कर सकते हैं? नहीं कर कल को जब हम ये पे बैक नहीं कर सकेंगे, कहाँ से करेंगे? वो प्रोजेक्ट तो कुछ नहीं जनरेट कर रहा, एक डेड प्रोजेक्ट है। कोई जॉब्स हमने डेट थोड़ी भी है, create दूसरा की तो है। सूद भी अदा करना पड़ रहा है। सूद उसकी एडिशनल कॉस्ट है। तो कल को फिर हम क्या कहेंगे? ओह चाइना ने तो भाई फेर दी, ओह चाइना ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। मेरा ख्याल है अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आए, याद रखें दुनिया हमारे पास इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, अभी भी नहीं कर रही। तो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आए उसको आप कैपिटलाइज करें। मुझे याद है हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाता था, यूबी साहब, ये ग्लोबल टेक्स फोरम वगैरह, बाकी सेशन, सीपेक वाज एवरीवेयर। पाकिस्तान का इमेज यहाँ से यहाँ पहुँच गया था। अगर हम सही तरह कैपिटलाइज करते, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आनी थी। पैसा पैसे को खींचता है। मैं दोबारा हमारी बदकिस्मती हम नहीं कर सकते। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आसम साहब, आखिर में कोई टाइम कम है, ये जो ताजिर बरादरी हमारी लिटरेसी रेट पहले ही कम है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री लोग हैं, बहुत कम उनका वो है, सूझबूझ रखते हैं, या किसी ने पीएचडी की होगी, कुछ चंद बंदे होंगे जो एजुकेशनलिस्ट हैं। लेकिन बाकी तो जितने भी, वो आप इंडस्ट्री के मालिक को देख लें, बिल्कुल अनपढ़ होता है या थोड़ी सी तालीम होती है। लेकिन चाइनीज़ को समझना, उनके साथ बिजनेस करना, अपने इकोनॉमिक जोन को साथ लेकर चलना, वो हमारी हुकूमत ने आज तक इस पर कुछ किया नहीं है। अवेयरनेस के लिए भी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लाने के लिए आगे, उनको इसमें शामिल करने के लिए, इस पर क्या आप समझते हैं, क्या बेहतरी, किस तरह बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं इसमें दोनों स्टांस लूँगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड की चीज़ें देखी। एक तो डेफिनेटली जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चाइनीज़ आर एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर विद लोकल पार्टनर्स एंड दे आर परसुइंग सम प्रोजेक्ट्स। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। बट उसमें अगेन वही बात है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये चीज़ें देखने को मिलती। कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, दैट प्रोवाइड्स अ बेस और अ प्लेटफॉर्म फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से माल लेके दूसरी जगह जाएगा। बट इन माई व्यू जो जॉइंट वेंचर, जो कंसोर्शियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने चाहिए, और हमारे जो बिजनेसमैन को वहाँ से टेक इंडस्ट्री को इनवाइट करना चाहिए, जिसका पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल भी है, जिसके पूरे अरेंजमेंट्स भी हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उस लेवल पे भी, BOI लेवल पे भी। बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि हमें उस तरह से चीज़ें सेल ही नहीं की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप इस सेक्टर में, इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे बिजनेसमैन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पहले ये कमर्शियल इंपोर्टर थे, अब ये है कि ये लोकली बाय करके लोकली सेल कर रहे हैं, हैविंग सम मार्जिन। पहले ये चाइना जाते थे, चीज़ें सेलेक्ट करते थे, हाथ पे डिवाइस रखते थे, ट्रांसलेशन की, बस कुछ ना कुछ ख़रीदा, कंटेनर बुक करवाया, यहाँ के सेल कर दिया। बट द थिंग इज़ कि जो मैन्युफैक्चरिंग का आर्ट है, जिसको ये ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, और जो IT के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारा बिजनेसमैन उससे बहुत दूर है। उनके अंदर ये बिहेवियर ही डेवलप नहीं हुआ कि हमें IT को अडॉप्ट लाने की करना। ज़रूरत है, किस तरीका क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली देखिए, उन्होंने तो प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड कर दिए हैं, बट उस तरह से जो एक म्यूचुअल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं है। उस तरह से इतनी रिपीटिवली नहीं होता। जैसे पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके लेवल पे कुछ ना कुछ हर मंथ में आ जाता है, वी गॉट इन्विटेशन, बट वो भी बहुत कम है। हमारे लोगों को जेन्युइनली नहीं पता कि चाइना में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है। आप उनका इजीली मुकाबला मैन्युफैक्चर का हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह अपनी टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली, बिकॉज राइट नाउ हम सब टाइम कम है बिल्कुल। उमर ज़हीर मीर साहब, सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। सिर्फ मैं छोटा सा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अप्रैल में जो रिपोर्ट आई थी, हम 6% डिफ़ाल्टर की तरफ जा चुके थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट हैं वो 53 की आ रही हैं। 53% हम डिफ़ाल्टर की तरफ जा चुके हैं। ऐसे हालात में किस तरह बेहतरी आ सकती है? क्या वाकई ऐसा है, आपको लगता है? चाइना अगर अपने कर्ज़े रीस्केड्यूल करने को एग्री नहीं करता तो 53% नहीं, हम 100% डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। इसीलिए हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने धमकियाँ लगाई थी मोदीज़ को कि मेरी रेटिंग दोबारा बेहतर करो। उन्होंने कहा नहीं कर सकते। अब इसका हल क्या है? सबसे पहले आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। वो एक ही तरीका है, इलेक्शन कराएं मुल्क में, जिसको आवाम करे इलेक्ट। अगले 5 साल के लिए लॉन्ग वो टर्म फैसले तो कर पॉलिसी, सके मुल्क के लिए। लॉ एंड ऑर्डर लाएं,
मुल्क में सिक्योरिटी के बगैर बिज़नेस नहीं हो सकता। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल डायरेक्शन सेट कर लें ताकि आपके इकोनॉमिक डिसीजन उसकी कोहीशन में चले, फिर उसके नीचे रिफॉर्म है, टैक्सेशन की, बाकी सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया उमर ज़हीर मीर साहब, मोहम्मद आसम साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुनी। सी पैक वो मनसूबा है वाकई जो पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के अवाम की भी तकदीर बदल सकता है, लेकिन इस पर हुकूमत को संजीदगी से इसको लेना चाहिए, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, उन लोगों को तैयार करना चाहिए, ऐसा महकमा तैयार करना चाहिए जो सी पैक को प्रॉपर लेके चले, जो बिजनेसमैन भी और अवाम में भी इसकी अवेयरनेस दे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।